हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं बेंगलोर में रहती हूँ। मणिपाल हॉस्पिटल में एज ए सीनियर स्टाफ नर्स काम कर रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल। सो आज आप लोग को इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि नर्सिंग करने के लिए कौन सा एडुकेशन चाहिए, उसमें कितना परसेंटेज चाहिए और आप कौन से कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं और कौन सा हॉस्पिटल आपको चूज़ कर सकते हैं, फिर इसमें सैलरी कैसे होते हैं और इफ़ you are thinking like you want to settle in abroad, then how you can go to abroad. Everything I will discuss in this video. Let's start. So पहले एडुकेशन में आते हैं। 10th एंड 12th में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद आप नर्सिंग में आ सकते हैं। अगर आप 10th के बाद नर्सिंग में जानना चाहते हैं, उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी है। जो एक कोर्स होता है 4 to 12 वीक्स का ANM एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, उसमें आपको आफ्टर 10th 45 to 50% मार्क्स लेकर आना पड़ता है। अब उसके बाद आप ANM कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर 12th तक आप पढ़ाई की है, 12 के बाद अब रजिस्टर्ड नर्स जो होता है GNM एंड BSc वो कर सकते हैं। GNM क्या है? जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है। उसमें आपको 40 to 45% मार्क्स लाना पड़ता है। वो 3 इयर्स का आपका कोर्स होता है। और BSc जो होता है उसमें आपको 45 to 50% मार्क्स लेकर आना पड़ता है। वो 4 इयर्स का आपका कोर्स होता है। अगर आप हायर एजुकेशन सोच रहे हैं इसके बाद, वो भी आप कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है। GNM करने के बाद आपको पोस्ट BSc करना है, जो आपका 2 इयर्स का एक कोर्स रहता है। उसके बाद आप MSc कर सकते हैं। DNP जो डॉक्टरेट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिशनर है वो भी कर सकते हैं। और BSc के बाद आप डायरेक्ट MSc एंड DNP कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे कॉलेज चूज़ करें, कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, जो अभी जब भी आप कर्नाटका में नर्सिंग कॉलेज चूज़ करें तो वो क्या आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो INC होना चाहिए, इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल से सर्टिफाइड होना चाहिए। फिर कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल से सर्टिफाइड होना चाहिए। और एक चीज़ है जो एफिलिएटेड विथ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, उसमें से आपको सर्टिफाइड एक सर्टिफिकेट देता है नर्सिंग कॉलेज को, वो आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको जो आपका जो हायर लेवल ऑफ गेटिंग जॉब, वो आपको ज़्यादा आसान हो जाता है जॉब मिलने से। मेरा जो कॉलेज था RR कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देन मैंने जो पोस्ट BSc की है वो धन्वंतरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद फ्यू आई विल टेल यू द नेम, आई कैंट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। यू कैन सी माई डिस्क्रिप्शन, इन दैट यू विल गेट द कॉलेज नेम। मिरांडा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वैदेही कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देन नारायणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आपको ऐसे बहुत सारा कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल कैसे चूज़ करें, तो वो भी आपको एक क्राइटेरिया देखना है कि वो NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल होना चाहिए। वो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होता है उसमें से परमिटेड होता है हॉस्पिटल। मेरा जो अभी हॉस्पिटल है मणिपाल हॉस्पिटल और एपोलो हॉस्पिटल, मेरा जो लास्ट हॉस्पिटल था वो साइट केयर कैंसर हॉस्पिटल, फिर नारायणा हॉस्पिटल, एस्टर CMI हॉस्पिटल, रेनबो हॉस्पिटल, पर्स, फोर्टिस, बहुत सारा हॉस्पिटल है, वो भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद सैलरी के बारे में बात करते हैं। अगर आप GNM किए हैं, आफ्टर GNM एज ए फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको 18 से 25 तक सैलरी मिलता है। और आफ्टर 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपको मोर देन 30 सैलरी मिलेगा। फिर BSc में थोड़ा ज़्यादा सैलरी होता है, लाइक 20 से 27, 28 तक सैलरी मिलता है एज ए फ्रेशर्स अगर आप ज्वाइन किए तो। और अगर आपका मोर देन 2 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आपको 35 से 40 तक सैलरी मिलेगा। उसके बाद अगर जो आपने स्पेशलाइज्ड किए हैं, लाइक ICU में, OT में काम करते हैं, तो उसमें आपको स्पेशल अलाउंसेस होता है, वो मिलता है। फिर क्या होता है, अगर आप OT करते हैं, ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं, उसमें भी आपको सैलरी मिल जाता है।
फिर आप सोच रहे कि ये सब करने के बाद सोच रहे कि एब्रोड जाकर सेटल होना है, वो भी आप कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, 3 चीज़ बहुत अच्छा होता है उसमें। सैलरी होता है और उसका जो डिमांड है वो भी बहुत अच्छा है, और करियर ग्रोथ होता है उसमें। सैलरी क्या होता है, वो आपका डिपेंड ऑन कंट्री, जो कंट्री आप चूज़ करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो उसके डिपेंड करके आपको सैलरी मिलता है। सो डिमांड क्यों होता है, एक एजिंग पॉपुलेशन है, फिर शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड नर्स है उधर, और लाइक आप जीएनएम करने के बाद जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 इयर्स आपको एक्सपीरियंस चाहिए अब्रॉड जाने के लिए। और आप बीएससी करके जाना चाहते हो तो आफ्टर बीएससी यू कैन गो डायरेक्टली, नो नीड लाइक एनी एक्सपीरियंस एंड ऑल। सो अगर आपको यूके, कनाडा और जर्मनी ऐसे प्लेस में जाना है तो आपको IELTS एग्ज़ाम देना पड़ता है पढ़ाई करके। वो लाइक आपको स्कोर लाना पड़ता है 6.5 to 7, और OET करके होता है। OET में आपको ग्रेड B तक स्कोर लेकर आना है। और आप अगर गुल्फ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं जैसे सऊदी, कुवैत, उसमें आपको क्या होता है, उसमें एग्ज़ाम, उसमें भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो MOHA देन पोमोट्री एग्ज़ाम, ऐसे आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। और गुल्फ कंट्री में एक चीज़ ये है कि टैक्स फ्री कंट्री है, जो क्या टैक्स फ्री सैलरी होता है। सो अगर आप कनाडा में प्लान कर रहे हैं तो लाइक आपको 4 to 5 lakhs पर मंथ मिल जाएगा, यूके में 3 to 4 lakhs एंड जर्मनी में 2 to 3 lakhs ऐसे सैलरी मिल जाएगा। सो नेक्स्ट मैं एक बढ़िया चीज़ बोलना चाहती हूँ कि वो क्या है, जो नर्सिंग में अगर आपको एडवांटेज मिलता है तो डिसएडवांटेज भी मिलता है। तो एडवांटेज क्या क्या होता है, बहुत सारा होता है, लाइक हाई जॉब डिमांड, गुड सैलरी होता है, बेनिफिट्स रहता है, रिस्पेक्ट होता है, ट्रस्ट होता है, देन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड वर्क इन एब्रॉड, देन फ्लेक्सिबल वर्क टाइम, फिर आपका क्या ग्रोथ बहुत होते हैं, उसके बाद इमोशनल जो बॉन्डिंग होता है वो अच्छा होता है। सो उसके साथ साथ आपको डिसएडवांटेज भी मिलता है, वो क्या है, फिजिकली डिमांडिंग। इट्स मीन्स जब आप आपको आपका 6 आवर्स ड्यूटी है, उसके बाद भी कंपनी चाहती है कि आप काम करें, वो होता है एक स्ट्रेस भी रहता है कि मेरे को इतने टाइम में काम ख़त्म करना है। उसके बाद शिफ्ट वर्क, जो लाइक 6 आवर्स ड्यूटी करने के बाद और 12 आवर्स ड्यूटी करने के बाद कंपनी का डिमांड है लाइक आपको और काम करना होता है, जो ऑड्स आवर होता है। फिर क्या होता है, एक्सपोजर टू इलनेस, लाइक आप 12 आवर्स काम करते हैं, कंटिन्यूसली काम करते हैं, ऑब्वियसली आपका हेल्थ भी उसमें इन्वॉल्व होता है। फिर इमोशनल जो एक चीज़ होता है उसमें भी आप ब्रेक डाउन हो जाते हो। आज का वीडियो यहीं तक का है। सो अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट करना। टाटा।